दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा केस फाइल सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि औरत का पत्नी, बेटी और माँ के अलावा क्या एक खतरनाक रूप भी हो सकता है। जी हाँ, जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो पहली ऐसी सीरियल किलर थी जिसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आपको बता दें, इसके ऊपर 6 लोगों की जान लेने का इल्जाम था। हालांकि ये खून तो वो थे जिनके सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए थे और इन्हीं के आधार पर इसे फांसी की सजा दी गई थी। जबकि ऐसा कहा जाता है कि यह महिला 6 लोगों के अलावा और भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी, जिनके बारे में पुलिस आज तक कोई भी सबूत और लिंक नहीं जुटा पाई है। कर्नाटक पुलिस ने तो इस पर करीब 20 खून का इल्जाम भी लगाया था, लेकिन कोई गवाह और सबूत न होने की वजह से सिर्फ 6 लोगों की मौत की सजा ही इसे दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये महिला थी कौन, कैसे ये एक सीरियल किलर बनी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, जो लोग इसे साइनाइड मल्लिका कहकर पुकारते थे। आखिर केडी केम्पम्मा से साइनाइड मल्लिका कैसे बनी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है साल 2006 से, जहां कर्नाटक के एक जिले कोलार में रेणुका नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। रेणुका की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन एक दिन अचानक से ये कहीं गायब हो जाती है और जब इसके पति को दुबई में पता चलता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, तो वो कर्नाटक आ जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां ये पुलिस को रेणुका के बारे में सब कुछ बता देता है। हालांकि शुरुआत में पुलिस को इसी आदमी पर शक होता है, लेकिन जब इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस का शक खत्म हो जाता है और पुलिस रेणुका को ढूंढने के लिए छानबीन को आगे बढ़ाती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाता और इसलिए अब जगह जगह अपने मुखबिर लगा देती है। जिसके बाद एक दिन रेणुका को एक दूसरी महिला के साथ मंदिर के आसपास देखा जाता है और जिस आदमी ने इन दोनों को देखा था वो फौरन पुलिस को इस बात की जानकारी दे देता है। जानकारी मिलते ही पुलिस उसके बताए गए बयान पर दोनों महिलाओं का स्केच तैयार करवाती है और फिर उस स्केच को अलग अलग पुलिस स्टेशन, अलग अलग जिलों में और अलग अलग बाजारों तक में, यानी हर जगह लगा दिया जाता है। साथ ही पुलिस भी हाथ में स्केच लिए लगातार अलग अलग इलाकों में जाती है और सभी से सिर्फ एक ही सवाल करती है कि आपने इस महिला को देखा है, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगती है। कई दिन तक जगह जगह घूमने के बाद जब इन महिलाओं के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता, तब पुलिस भी थक हार के बैठ जाती है। मगर जिसकी पत्नी गायब थी वो भला कैसे बैठ सकता था? इसलिए ये आदमी अलग अलग जगहों पर जाकर रेणुका का स्केच हाथ में लिए उसे ढूंढता रहता है। यहाँ तक कि लोगों को अपना कार्ड भी देता है ताकि अगर कोई रेणुका को देखे तो उसे फोन करके बता सके। इस तरह वक्त बीतता जाता है और आखिरकार साल 2008 में एक दिन ऐसा आता है जब एक आदमी रेणुका के पति को फोन करके बताता है कि जिन 2 महिलाओं की आपको तलाश है उनमें से एक बस स्टैंड पर खड़ी है, इसलिए जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ये खबर मिलते ही रेणुका का पति जल्दी से पुलिस के पास जाता है और पुलिस को लेकर बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले इस महिला से इसका नाम पूछती है। तब ये अपना नाम केडी केम्पम्मा बताती है, जिसे जयम्मा के नाम से भी लोग जानते थे। केडी केम्पम्मा की उम्र लगभग 45 साल थी। उसके पास एक पोटली भी थी। पुलिस जब इस पोटली को चेक करती है तब उसमें से बहुत सारे सोने चांदी के जेवरात बरामद होते हैं जो काफी ज्यादा महंगे लग रहे थे। और इस तरह एक आम महिला के पास इतना महंगा और कीमती जेवर मिलना कहीं न कहीं पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रहा था। वहीं पुलिस को रेणुका की भी तलाश थी, जिसे आखिरी बार केडी केम्पम्मा के साथ ही देखा गया था। इसलिए पुलिस केडी केम्पम्मा को पुलिस स्टेशन में ले जाती है और जब इसके साथ पूछताछ करती है तो केडी केम्पम्मा कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करती है जिन्हें सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन खौफनाक खुलासों की गूंज आज भी पूरी दुनिया में होती है। आज भी केडी केम्पम्मा का नाम आपको अखबार से लेकर टेलीविजन तक और सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक पर छाया मिल जाएगा। हालांकि केडी केम्पम्मा यहाँ तक पहुंची कैसे और उसने कौन से ऐसे खुलासे किए, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बता दें, केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के कगल्लीपुरा में गरीब परिवार में हुआ था, जहां पिता दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे, वहीं मां घर में चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल करती थी। हालांकि केडी केम्पम्मा की सोच इस गरीबी की जिंदगी को पार कर चुकी थी। वो बचपन से ही अमीर बनने का ख्वाब देखती थी। वो चाहती थी कि उसके पास बड़ा सा बंगला हो, अपनी खुद की कार हो और वो सारी सुख सुविधाएं हो जो अमीर लोगों के पास होती है। इसके अलावा जब भी वो महंगे महंगे जेवरात दुकानों पर सजे देखती थी तो बस उसे यही लगता था
कि ये सब उसके पास भी होना चाहिए, लेकिन इंसान जो सोचे वो उसे मिल जाए ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे केडी केम्पम्मा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इसके माँ बाप की फिक्र भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द केडी केम्पम्मा की शादी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। शादी के बाद केडी केम्पम्मा की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। जहाँ पहले वो अपने घर में गरीबी झेल रही थी, वहीं अब उसे ससुराल में भी झेलनी पड़ रही थी। जबकि वो चाहती थी कि उसका पति लखपति या करोड़पति हो, ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके, महंगी महंगी साड़ियां पहन सके, जेवरात खरीद सके, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह वक्त बीतता जाता है और केडी केम्पम्मा एक बच्चे की माँ बन जाती है। इसके बाद दूसरे और फिर तीसरे बच्चे की भी किलकारी घर में गूंजने लगती है। 3 बच्चे होने के बाद भी केडी केम्पम्मा के सर से अमीर बनने का जुनून नहीं उतरता, बल्कि वो सोचने लगती है कि जिस तरह उसके माँ बाप ने गरीबी में रहकर अपनी जिंदगी काट दी, कहीं उसका भी यही हाल ना हो जाए। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केडी केम्पम्मा चिट फंड का काम करना शुरू कर देती है और लोगों से पैसे लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है। लेकिन ये बिजनेस सफल नहीं हो पाता और डूब जाता है, जिस वजह से केडी केम्पम्मा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने इस बिजनेस में पैसे लगाए थे वो अब उससे अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। इसलिए केडी केम्पम्मा कर्जा चुकाने के लिए अब दूसरा काम करना शुरू कर देती है। वो दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करती है, साथ ही बर्तन साफ करना, मालिकों के बच्चों की देखभाल करना, ये सब अब केडी केम्पम्मा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। इसके बाद साल आता है 1998 का। दरअसल इस दौरान वो एक सुनार के घर में काम कर रही थी और सुनार के घर में टेबल पर एक सफेद सा पाउडर रखा हुआ था। जब सफाई करने के दौरान केडी केम्पम्मा की नजर इस पाउडर पर पड़ती है तो वो इसे अपनी उंगली से उठाती है और चेक करने के लिए जुबान पर रखने ही वाली होती है कि पीछे से सुनार आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही वो केडी केम्पम्मा के हाथ से वो पाउडर गिरा देता है और कहता है कि तुम जानती भी हो ये क्या है। इस पर वो उसे कहती है कि मैं तो इसे बुरा समझ रही थी। तब सुनार उसे बताता है कि ये सफेद सा दिखने वाला पाउडर असल में पोटेशियम साइनाइड है, जिसे खाते ही इंसान की मौत हो जाती है। सुनार की ये बात केडी केम्पम्मा अपने जहन में फिट कर लेती है। इसके बाद एक दिन जब सुनार घर पर नहीं होता है तब वो उसके जेवरात को चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे सुनार आ जाता है और उसे चोरी करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर केडी केम्पम्मा को अपने साथ ले जाती है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तब कोर्ट उसे 1 साल की सजा सुनाती है और जेल में करीब 1 साल काटने के बाद केडी जब बाहर आती है तो सबसे पहले अपने घर पर जाती है, लेकिन उसका पति उसे घर के अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वो एक चोरनी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो केडी केम्पम्मा को घर से निकाल देता है, जिसके बाद वो बेंगलुरु पहुंच जाती है। लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे जिससे वो खाना खा सके और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना। ऐसे में सिर्फ उसे मंदिर ही दिखाई देता है जहाँ जाकर वो बैठ जाती है और धीरे धीरे करके उसके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। दरअसल मंदिर में आने वाले सभी लोग उसे कुछ न कुछ खाने के लिए दे जाते हैं। केडी केम्पम्मा के लिए मंदिर ही अब उसका घर बन जाता है और भक्तों से मिलने वाले खाने को खाकर वो अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। मंदिर में रहते हुए केडी केम्पम्मा इस बात को नोटिस करती है कि मंदिर में ज्यादातर लोग तभी आते हैं जब उन्हें भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी जब उनका काम नहीं बन रहा होता है और उन्हें लगता है कि अब भगवान ही उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। तो ऐसे में वो मंदिर आकर भगवान के सामने अपनी फरियाद रखते हैं। केडी केम्पम्मा ने इसी तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने ज्यादातर पुरुषों की जगह महिलाओं को चुना, क्योंकि वो महिलाओं को आसानी से बेवकूफ बना सकती थी। फिर तारीख आती है 19 अक्टूबर साल 1999। इस दिन मंदिर में ममता राजन नाम की एक महिला आती है जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और उसकी परेशानी ये थी कि वो मां नहीं बन पा रही थी। यही बात जब वो केडी केम्पम्मा को बताती है तो वो उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक पूजा करूंगी और तुम्हारे एक नहीं कई बच्चे होंगे। इतना सुनते ही ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो केडी से पूछती है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब केडी केम्पम्मा उसे कहती है कि आज रात जब वो पूजा करेगी तब ममता को अच्छे से तैयार होकर आना है और घर में जितना भी जेवर पड़ा है वो सब पहन कर आना है। ममता भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे कि केडी केम्पम्मा ने उससे कहा था। वो सारा जेवर पहनकर मंदिर से थोड़ा दूर एक जंगल में रात के करीब 8 बजे पहुंच जाती है, जहाँ केडी केम्पम्मा उससे आंखें बंद कर ध्यान लगाने के लिए कहती है। पूजा की सामग्री का सामान लाया जाता है और केडी केम्पम्मा मंत्र पढ़कर सामग्री हवन में डालना शुरू कर देती है। इसके बाद वो ममता से एक लोटे में रखे पानी को पीने के लिए कहती है, ताकि उसके पेट में बच्चा ना होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। ये सुनकर ममता भी बिना आँख खोले उस लोटे का पानी पी लेती है, जिसे पीते ही वो हमेशा हमेशा के लिए
इस दुनिया से विदा हो जाती है। दरअसल उस पानी के अंदर केडी केम्पम्मा ने पोटेशियम साइनाइड मिलाया था, जो कि उसने सुनार के घर से चुपचाप इकट्ठा किया था। इस तरह केडी केम्पम्मा का पहला शिकार ममता राजन बनती है और उसके पास जो जेवरात थे वो सब लेकर केडी केम्पम्मा वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद वो बेंगलुरु के दूसरे मंदिर में जाती है और फिर दोबारा उसके जाल में एक नया शिकार फंस जाता है और उसकी दूसरी शिकार एलिजाबेथ थी, जो 52 साल की थी और सतानूर से थी। दरअसल एलिजाबेथ अपनी लापता पोती को ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर केम्पम्मा ने उसे अपने पास बुलाया और ममता की तरह उसे भी अपने बातों के जाल में फंसाया और रात में पूजा करने की बात कही। एलिजाबेथ भी केडी की बात मानकर रात में सारा जेवर पहनकर कबलम्मा मंदिर में पहुंच जाती है। केडी केम्पम्मा ने अपना खेल खेलते हुए उसे आंखें बंद करने के लिए कहा और वहीं लोटे का पानी पीने के लिए दे दिया, जिसके बाद एलिजाबेथ भी इस दुनिया से विदा हो गई। इसके बाद उसका तीसरा शिकार बनी 60 वर्ष की यशोधम्मा, जिन्हें अस्थमा की समस्या थी। केम्पम्मा ने उसे अस्थमा से राहत दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करने का वादा किया और ममता और एलिजाबेथ की तरह उसे भी सारे जेवर पहनकर रात में यदियूर स्थित लंगेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाया। हालांकि वो जब भी किसी को अपना शिकार बनाती थी तो उसे पहले ही बता दिया करती थी कि वो उन्हें पीने के लिए पवित्र जल देगी, जिसे पीते ही उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। भोले भाले मासूम लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और इसी विश्वास का अंजाम उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। यही यशोधम्मा के साथ भी हुआ। उन्हें भी केडी ने पीने के लिए पानी दिया और मार दिया। इन तीनों को मारने के बाद भी केडी केम्पम्मा का मन नहीं भरा था। उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी लालच ने उसे एक और इंसान की जान लेने पर मजबूर कर दिया और वो जानती 60 साल की पिल्लामा की, जो कि हेबल मंदिर में एक पुजारी था और उसके साथ भी केडी ने ऐसा ही किया था। अब केम्पम्मा की पांचवी शिकार 30 साल की नागवेनी थी, जो निसंतान होने के कारण गर्भवती होने के लिए प्रार्थना कर रही थी और एक बेटे की चाहत रखती थी। केम्पम्मा ने उसे पहले अपनी बातों में फंसाया और फिर पूजा के बहाने मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उसने रेणुका को अपने जाल में फंसाया और 7 दिसंबर 2006 को एक मंदिर के आसपास उसकी भी जान ले ली। यानी केडी केम्पम्मा ने 1999 से लोगों को मारना शुरू किया और 2006 तक लगभग उसने 5-6 लोगों की जान ले ली थी। हालांकि उसके इस नापाक काम का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के सामने साल 2009 में रेणुका के साथ 5 और गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े मामले सामने आए। पुलिस जब इन सभी के बारे में छानबीन करती है तो इन 6 मर्डर के पिछले रिकॉर्ड मिल जाते हैं। वहीं पुलिस को 5 महिलाओं में से 2 के शव के बारे में भी पता चल जाता है, जबकि 4 का कोई अता पता नहीं होता। हालांकि जब पुलिस रेणुका के मामले में केडी केम्पम्मा से सवाल जवाब करती है तो वो एक एक करके सारे सच उगलना शुरू कर देती है और पुलिस को बताती है कि किस तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाती थी। वो मंदिरों में अक्सर जाती थी और उन महिलाओं को शिकार बनाती थी जो परेशानी में दिखती थी। किसी महिला को देखकर वो उनकी समस्याओं को सुनकर और उन्हें मंडल पूजा करने की सलाह देकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती और उन्हें बताती कि इससे उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। वो एक धार्मिक महिला होने का दिखावा करती थी और फिर लोगों को शहर के बाहरी इलाके में एक मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाती थी। साथ ही उनसे ये भी कहती थी कि अनुष्ठान में सज धज कर आए और फिर वो साइनाइड की मदद से उन्हें मौत के हवाले कर दिया करती थी। इसी वजह से केडी केम्पम्मा को साइनाइड मल्लिका नाम मिला। केडी केम्पम्मा की पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने देरी न करते हुए फौरन उन 6 लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए और फिर मामला अदालत तक पहुंच जाता है, जहां पहली ही सुनवाई में उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये कर्नाटक प्रदेश का पहला ऐसा मामला था जहां एक महिला का दोष साबित होने के बाद फौरन फांसी दिए जाने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन तारीख नहीं बताई जाती कि किस दिन इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इसके बाद जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो केडी केम्पम्मा की फांसी को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि अदालत का कहना था कि पुलिस ने सही तरह से सबूत इकट्ठे नहीं किए, इसलिए इसकी सजा को फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और यह आज भी बेंगलुरु की जेल में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 6 लोगों की जान लेने वाली केडी के लिए ये सजा काफी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और केस फाइल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।